So, dear students, good morning to you all. आज की इस क्लास में हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस अबाउट सेल एंड सेलुलर ऑर्गेनल, यानी कि जो कोशिका है हमारी और कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं यानी जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एनालिसिस की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत से पहले एक बार रिकॉल कर लेना चाहते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, व्हाट इज सेल। दूसरा, सेल के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी थी कि रॉबर्ट हुक से लेकर के और 1940 के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार तक क्या कैसे सेल की कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या सब हुए जिसने सेल की स्टडी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया। उसके बाद सेल की थ्योरी हमने पढ़ी, टेनेट्स ऑफ सेल थ्योरी के बारे में जाना, 3 महत्वपूर्ण सूत्र सेल थ्योरी के बारे में क्या है वो जाना, मेन पोस्टुलेट्स जाना, फिर सेल और उसके डिफरेंट टाइप और काइंड की चर्चा की। आज विधिवत रूप से सेल यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एनालिसिस की चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ सेल। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ सेल में हम सबसे पहले सेल की पिक्चर, सेल की फोटो ड्रॉ करेंगे। और किस तरह का, तो कंपैरेटिवली एक प्लांट और एक एनिमल सेल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे लिख देते हैं प्लांट सेल और यहाँ लिख देते हैं एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसा हम लोगों को पता है इन अ नटशेल कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी कि प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है। उसके बाद सेकेंड वन इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो तीसरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद इसमें इसकी जो मेन ऑर्गेनल फॉर्म होती है वो होता है न्यूक्लियस, राउंड स्टॉक, दिस इज न्यूक्लियस। इसके बाद इसमें जूतानुमा स्ट्रक्चर होता है, जूते के आकार की संरचना होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आती है बात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की।
तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कुछ इस तरह का होता है कि ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ ऐसा 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 इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद आती है बात गोल्गी अपैरेटस की या गोल्गी बॉडी की, तो वो कुछ इस तरह का होता है। और ये हो गए गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब आता है प्लास्टिड, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। ये हो गए आपके प्लास्टिड। इसी के अगल बगल में यहां हो गया राइबोसोम, यहां हो गया लाइसोसोम, ठीक है। ये सारी बातें होती हैं। और तो इस हिसाब से ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद इसके बीच का जो ये बड़ा सा पोर्शन होता है इसको बोलते हैं वैक्यूल। ये हुआ हमारे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। एक बार मिला लीजिए। प्लांट सेल में द outermost covering layer is called cell wall. Thereafter, a membranous structure which is found inside the cell wall is called cell membrane. इसके फंक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। Further, the main surface of cell which is composed of plasma particles called cytoplasm. Number 4, the regulatory activity, the controller of the life regulatory activity, that is called nucleus, यानी केंद्रक हिंदी में अगर कहा जाए तो हिंदी में सेल वॉल को कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को कोशिका सतह बोलते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं क्योंकि ये पावर हाउस है, एनर्जी देने वाला काम करता है। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका बोला जाता है। उसके बाद आता है गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी, इसको हिंदी में सिंपली गोल्गी काय, काया मतलब बॉडी, तो गोल्गी काय बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब सिर्फ प्लास्टिड ही होता है जो कलरफुल, जो कलराइजेशन का काम करता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। 3 होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। फिर होता है राइबोसोम। राइबोसोम भी बोलते हैं, जो कि साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद आता है लाइसोसोम, जो कि सुसाइडल बैग। और सबके लास्ट में आता है वैक्यूल, यानी कि रिक्तिका। फिल्ड 90% ऑफ फिल्ड विथ 90% ऑफ वाटर, फिल्ड विथ 90% ऑफ वाटर। तो ये चीजें हो गई हमारी प्लांट सेल की। अब आइए इसी तरह से एनिमल सेल की चर्चा करें, ताकि यहाँ हम एक साथ ये चीजें इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि क्या चीजें हैं जो प्लांट में होती हैं, क्या चीजें हैं जो एनिमल में होती हैं, क्या चीजें हैं जो सिर्फ प्लांट में होती हैं, एनिमल में नहीं होती। चलिए, तो एनिमल सेल की जो शुरुआत होती है वो हम नॉर्मली इस तरह से करते हैं। एनिमल सेल को किसी भी तरह से ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, आप इस तरह
तो इसकी शुरुआत होती है आपको सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। इसकी शुरुआत आपको सेल मेम्ब्रेन से होती है। ये देखिए यहाँ जो चीजें आई मैं हूबहू वो यहाँ पे मिला देता हूँ ताकि आपको पता चल सके क्योंकि क्या चीजें मिलती हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है सेल सरफेस या साइटोप्लाज्म का, वो एकदम पूरा रहता ही है साइटोप्लाज्म। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी इसमें पाया ही जाता है एकदम। आप अगर चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ कर सकते हैं न्यूक्लियस। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर हम करें तो जूतानुमा स्ट्रक्चर, और आप अगर बोले तो ये कुछ इस तरह से ऐसा। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आती है बात इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो भी इसमें पाया ही जाएगा हूबहू जैसे कि उसमें पाया जाता है। लाइक दिस, ये आपका हो गया ER। उसके बाद गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस हूबहू वैसे ही जैसे उसमें वैसे इसमें। तो अब आता है, यानी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब आता है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड नहीं होता है। राइबोसोम, राइबोसोम जरूर होता है। लाइसोसोम वो भी होता है। तो ये चीजें हो गई। और इन सब के बाद यहाँ पे छोटा सा, इसका बड़ा सा, इसका छोटा सा क्या तो वैक्यूल। तो इसमें टोटल कितनी चीजें हुई? इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज। अब एक बार जरा कंपैरेटिव स्टडी कर लें एनिमल सेल में क्या पाया गया और प्लांट सेल में क्या नहीं, एनिमल सेल में क्या नहीं पाया गया। देखिए शुरुआत करते हैं प्लांट सेल से, चलते हैं एनिमल सेल की तरफ। तो प्लांट सेल में जो सबसे पहला है सेल वॉल, वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल की, जो सेल वॉल से शुरू होता है, वो दैट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी तो मैंने ये लिख दिया, इस हिसाब से अगर चर्चा की जाए तो हम आगे लिखेंगे कि कौन सी चीजें एनिमल सेल में पाई जाती हैं, कौन सी चीजें प्लांट सेल में पाई जाती हैं, कौन सी चीजें दोनों में पाई जाती हैं, कौन सी चीजें सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं। तो सेल वॉल पहली चीज वो जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में, साइटोप्लाज्म दोनों में, गोल्गी अपैरेटस दोनों में, वैक्यूल दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस भी, राइबोसोम और लाइसोसोम भी। तो कितनी चीजें हो गई? तो आप अगर काउंट करेंगे तो मानेंगे कि लगभग कुल मिला के 9 चीजें ऐसी हैं। टोटल ये 11 चीजें हो गई। सेल वॉल 1, सेल मेम्ब्रेन 2, साइटोप्लाज्म 3, न्यूक्लियस 4, माइटोकॉन्ड्रिया 5, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 6, फिर आप देख सकते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस 7, फिर प्लास्टिड 8, फिर राइबोसोम 9, फिर लाइसोसोम 10 और फाइनली आपका वैक्यूल 11। और कुछ अब इसमें सेंट्रियोल की बात करते हैं तो उनको लेके 12 होता है, कोई बात नहीं, बट नॉर्मली हम लोग 11 की बात करते हैं। तो इस 11 में 2 चीजें ऐसी हैं मेनली, एक सेल वॉल और दूसरा प्लास्टिड। ये 2 चीजें सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती हैं, एनिमल में नहीं पाई जाती हैं। बाकी बच गए 9 चीजें।
9 चीजों में सबसे एसेंशियल चीज कौन है? सेल मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये जितने भी ऑर्गेनल्स की बात आप देख रहे हैं, बिसाइड्स या आप कह सकें कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अलावा जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं वो सब के सब साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स होते हैं। दो दे आर फाउंड ऑन सेल सरफेस, वो सेल पे ही पाए जाते हैं, सेल के ही ऑर्गेनल। लेकिन साइटोप्लाज्म के बाद जो भी चीजें होती हैं वो सब साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मली 9 चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है, लेकिन उस 9 में भी कुछ एक ऐसे हैं जो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जैसे वैक्यूल 90% ऑफ वाटर लेते हुए बहुत ज्यादा स्पेस, खाली जगह घेरता है प्लांट सेल में, वो है वैक्यूल। वही अगर एनिमल सेल की बात करें तो इसका लगभग हाफ पार्ट ही वैक्यूल होता है एनिमल सेल में। ठीक है, दूसरा राइबोसोम तो दोनों में पाया जाता है, बट जहां तक लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम सबसे ज्यादा एक्टिव और हार्मफुल या जो भी उनका फंक्शन है वो एनिमल सेल में होता है देन प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी है लेकिन उतना नहीं है जितना एनिमल सेल में है। ठीक, तो इन 2 को थोड़ा अगर हटा दें तो फिर कितने बचते हैं? 7। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 7 चीजें ऐसी हैं जो कि काउंट कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ये 7 वो नेसेसरीली रिक्वायर्ड सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो दोनों सेल में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल में। 2 ऐसे सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, सेल वॉल एंड प्लास्टिड। और 2 ऐसे हैं जो सेल वॉल, जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन पौधे में एक की इन दोनों में, पौधे चाहे जंतु एनिमल, दोनों में इनके रेशियो में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई कम पाया जाता है, कोई अधिक पाया जाता है। जैसे वैक्यूल लार्ज अमाउंट में लार्ज स्पेस कैरी करता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में कम स्पेस कैरी करता है। वेयर एज लाइसोसोम ज्यादा एक्टिव होता है एनिमल सेल में, वेयर एज प्लांट सेल। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो कि हमने पिक्चोरियल मेथड से, पिक्चर के थ्रू ड्रॉ करके देखा, समझा। अब जरा इसकी जो कुछ हमने अभी पढ़ी है इसका समरी कि क्या प्लांट में पाया जाता है, क्या एनिमल में पाया जाता है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो एक चार्ट के रूप में, टेबुलर फॉर्म के रूप में आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ लिख देंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको समझने के लिए सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ये हो गया। तो इस तरीके से आइए अब, ये तो हमने पिक्चर ड्रॉ कर दिया, पिक्चोरियल एनालिसिस हमारी हो गई। अब इससे हमने क्या पाया जरा उसके बारे में लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि प्लांट सेल में क्या और एनिमल सेल में क्या। एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमारी हो जाएगी। चलिए, अगर इसकी चर्चा करें एक कंपैरिजन की, अब यहाँ पे, अब इसको हम सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं, यहाँ पर लिखेंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल, और ये हो गया सेल्यूलर कंपैरिजन, सेलुलर कंपैरिजन। जरा हम इनका कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 सिमिलर
ऑर्गेनेल्स, सिमिलर ऑर्गेनेल्स, ब्रैकेट में लिखते हैं फाउंड इन बोथ, दैट इज प्लांट एंड एनिमल सेल्स। मतलब कि वो कौन कौन से सिमिलर ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है उसी का एक कंटेनमेंट यहां हम लिख रहे हैं। सबसे पहली चीज कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि प्लाज्मा से मिलकर बना है। इसी को हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है सेल का। इसी को हम कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिव पासेस ही देता है। अब बेस्ड ऑन दिस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको हम कह सकते हैं क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सबके लास्ट में हम इसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो देखा बच्चों आपने सेल मेम्ब्रेन के कितने नाम हो गए? मेन तो है आपका ये सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके 5 नाम होते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सेल का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि प्लाज्मा पार्टिकल से मिलकर बना है। तीसरा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिव पास अलाउ करता है किसी भी फॉरेन मटेरियल को इनसाइड या इनसाइड मटेरियल को फॉरेन आउटसाइड जाने के लिए। उसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी के कारण इसमें सेमी परमिएबिलिटी आती है। और फाइनली बायोलॉजिकली किसी भी ऑर्गेनल पॉइंट पे ये पहला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसलिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। फाइन, तो पहले हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। तीसरा न्यूक्लियस। उसके बाद साइटोप्लाज्म के जितने ऑर्गेनल्स हैं उनके नाम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर राइबोसोम, फिर गोल्गी बॉडीज। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा था ना ये 7 ऐसे हैं जो कि पाए जाते हैं कहां? दोनों में सिमिलर ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 7 सिमिलर ऑर्गेनल्स। टोटल सिमिलर ऑर्गेनल्स कितने हैं? इसके फंक्शंस वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। जो सिमिलर ऑर्गेनल्स हैं हमारे, आगे इसकी विधिवत चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेलेक्टिवली पासेस देता है कि ये अपने कंडीशन और टर्म के आधार पर फॉरेन मटेरियल को इनसाइड या इनसाइड मटेरियल को आउटसाइड जाने में अलाउ करता है, तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम होगा। कोई भी जो सेल के स्ट्रक्चर के अंदर है।
साइटोप्लाज्म जो दूसरे तमाम सेलुलर ऑर्गेनेल्स को अपने आप पर कंटेन करता है सेल की सरफेस। उसके बाद आया न्यूक्लियस जो कि सेलुलर रेगुलेटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है परमानेंटली। उसके बाद आया माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज कॉल्ड पावर हाउस, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। फाइन। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शुद्ध हिंदी में कहें तो अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या करता है? ये एक तरह से आप कहें वायरिंग का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है इनसाइड द सेलुलर ऑर्गेनेल, सारी की सारी चीजें। और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको रिमूव करता है सेल से बाहर। मतलब साफ सफाई का काम और अच्छे तरीके से वेल मेंटेनेंस का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये दो होता है, जब हम इसको पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। इन दो में एक SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब आता है राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या होता है? तो ये राइबोसोम जो है ये है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है सेल के अंदर। अब हम कहेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस टर्म कहां से आया और क्यों आया। तो बच्चों, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसकी हमें जरूरत होती है कुछ भी कर सकने के लिए, कोई भी फंक्शन को इंपॉर्टेंटली चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए, वो है प्रोटीन। आपने देखा होगा जब भी मैन वर्सेस वाइल्ड या कुछ भी आप अगर देखते हैं ज्योग्राफिकल चैनल पे, तो एक अजीब सा प्राणी आता है और वो अजीब अजीब चीजें खाता है और सबके बारे में क्या बोलता है, या दिस मच प्रोटीनियस, ये अंडे हैं, ये चींटियों के अंडे हैं, इसको मैं खाऊंगा तो मुझे इतना % प्रोटीन मिलेगी। वो ये नहीं कहता कि हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, हमको फैट मिलेगा। नो, सबसे ज्यादा बॉडी को प्रोटीन चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि हमारा जो सेल है, फर्स्ट कंटेनमेंट, फर्स्ट ब्रिक ऑफ आवर बॉडी, वो प्रोटीन से बना होता है। उसकी रिक्वायरमेंट, डिजायर प्रोटीन होती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो जितना बड़ा होता है उसमें उतनी ही छोटी सी खोट भी होती है। ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इसको पचा पाना, डाइजेस्ट कर पाना दुष्कर होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में बहुत लंबे समय से होता है। इसलिए इसको हम लोग लॉन्ग टर्म एनर्जी कंटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। बट इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। आप लोग एड्स वगैरह देखते होइएगा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी, आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल है, एंड और पता नहीं क्या क्या, कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा। व्हाई, व्हाट डज दिस मीन? वो सारे के सारे लड़कियों के लिए जो कॉम्प्लान है, या लड़के जो कॉम्प्लान पीते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, तो इन सभी की सभी चीजों में बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, व्हाटएवर, क्या कार्बोहाइड्रेट चीजें ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, जो कि आपको बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है एट अ टाइम इंस्टेंटली प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो सेल को चाहिए होता है क्या? प्रोटीन। और सेल में प्रोटीन की फैक्ट्री जो है, प्रोटीन की सिंथेसिस करने का जो हिसाब किताब है, वो राइबोसोम का होता है। इसलिए राइबोसोम इज कॉल्ड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एज वेल एज इसको आप हिंदी में जीवन दाता भी कह सकते हैं। फाइन। इसके बाद गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी यानी कि एक, जैसे हमारा ये कमरा है, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये कमरा सीधे नहीं खड़ा हो गया है। इस कमरे को खड़ा करने के लिए, इसकी चार दीवारी को, इनके वॉल्स वगैरह को वेल डेकोरेट और वेल मेंटेन करने के लिए कुछ एक पिलर्स की जरूरत होती है जो इसको मजबूती प्रदान करते हैं। वो पिलर्स सेल में भी होते हैं जो गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus कहे जाते हैं। ये सात चीजें ऐसी हैं जो एकदम सही अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में सेल में पाई जाती है।
ठीक है, तो सिमिलर ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन सेल, मेन ऑर्गेनेल्स। अब आइए चर्चा करते हैं डिसिमिलर ऑर्गेनेल्स। अब आइए चर्चा करते हैं डिसिमिलर ऑर्गेनेल्स। Dissimilar organelles found in both की जगह, found in either plant or animal cell, ठीक है। या इसकी ये हमने लिख दिया कि फाउंड इन आइदर प्लांट और एनिमल सेल, लेकिन विच आर फाउंड ओनली, यहां पे आप कह सकते हैं विच आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, क्योंकि वो चीजें एनिमल सेल में या तो कम पाई जाती हैं या बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो फाउंड पहले हम चर्चा करेंगे फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, वो कौन सी चीजें हैं। तो आइए अब हम इसकी चर्चा करें। तो वो चीजें जो प्लांट सेल में ही केवल पाई जाती हैं, इन 7 के अलावा आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया है, वो है नंबर 1 सेल वॉल एंड नंबर 2 प्लास्टिड्स। तो जरा इनके बारे में हम चर्चा कर लें। सेल वॉल आपने जिस दिन मैं आपको इंट्रो क्लास दिखाया था, मैंने कहा था कि सेल वॉल इज नथिंग बट जस्ट अ डोर लाइक स्ट्रक्चर विच गिव्स फ्री पासेज, यानी कि कोई भी चीज इनसाइड या आउटसाइड सेल आ सकती है, जा सकती है बाय द परमिशन ऑफ दिस सेल वॉल। इट इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं, आगे इसकी चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से, वेल इलैबोरेट, अभी केवल समझा रहे हैं। तो दिस सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट्स ओनली। किस रूप में पाया जाता है? एज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर। आपने अभी जो हमने फिगर बनाया था उसमें देखा था कि सबसे बाहर का हिस्सा जो है वो सेल वॉल होता है। ये क्या सिखाता है? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि रुके न तू। अमिताभ बच्चन जी आते हैं ना, वो डाबर च्यवनप्राश का लेकर के कि रुके न तू झुके न तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास डाबर च्यवनप्राश, वही है ये सेल वॉल। रुके न तू झुके न तू, यानी टर्जिडिटी और रिजिडिटी बोथ प्रोवाइड कराता है, क्योंकि सेल कभी सेलुलर एक्टिविटी, रेगुलेटरी एक्टिविटी कभी रुकेगी नहीं, और जो प्लांट सेल ऐसे खड़ा है वो इधर उधर झुकेगी नहीं, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जगह पे रहेगा और उसकी जिंदगी चलेगी। सो इट वर्क्स लाइक दैट। तो इट गिव्स द फ्री पासेस टू ऑल द मटेरियल्स आइदर इनसाइड और आउटसाइड द सेल बॉडी ऑफ द प्लांट्स, एज वेल एज इट प्रोवाइड्स मेनली द रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द plant cell, and finally it means it gives the complete mechanical strength to the plant cell. इनके बाद आती है बात प्लास्टिड की। तो भाई प्लास्टिड होता है 3 तरीके का, अभी केवल नाम बताते हैं। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। देखिए, हम आप जब अपने घर का रंग रोगन करते हैं तो कलरफुल पेंट्स अपने औकात के हिसाब से चाहिए होता है ना, दिवाली पे या किसी भी टाइम पे रिनोवेशन कर वगैरह करवाते हैं, हम लोग कराते हैं ना, तो उस टाइम पे। तो उसी तरह से प्लांट बॉडी में भी ये रिनोवेशन होती है, हरे पीले नीले तरह तरह के कलरफुल पौधे होते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरो मीन्स ग्रीन, तो ये देता है ग्रीन कलर, इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स बाय द रेट ऑफ क्लोरोफिल, वो आगे आता है।
बाकी जो ये क्रोमो है, क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, यानी कि ऑल द कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन, क्योंकि ग्रीन तो क्लोरोप्लास्ट दे दिया, इसके बाद के सारे कलर्स क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। कलरलेस मतलब कि यहां पे सिंपली कलरलेस, कोई स्पेशल काइंड ऑफ कलर नहीं, ब्लैक या दूसरे टाइप का व्हाइट या ऐसे ही अजीब सा। तो ये चीजें करने का काम प्लास्टिड का होता है प्लांट सेल की बॉडी में, वेयर एज सेल वॉल का होता है प्लांट सेल की बॉडी में, टू प्रोवाइड द कंप्लीट मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट सेल एज वेल एज टू गिव द प्रॉपर कलराइजेशन और डिकलराइजेशन ऑफ द प्लांट सेल। तो 7 इधर और 2 इधर, कुल कितने हो गए? 9। तो ये हो गए डिसिमिलर। अब आता है नंबर तीसरा, इसके बाद आता है नंबर तीसरा। वो तीसरा क्या है? वो तीसरा है कि सेलुलर ऑर्गेनल्स यहां लिखेंगे सेलुलर ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ प्लांट्स animal cells, either high or low amount, मतलब वो ऑर्गेनल्स जो कम या अधिक मात्रा में अपने फंक्शन या अपनी प्रेजेंस के आधार पर प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। तो ऐसे हैं कितने? 2। सबसे पहला, अगर हम इसके A नंबर की बात करें तो आप ले लीजिए वैक्यूल को। आपको पता है प्लांट के केस में ये वैक्यूल इतना बड़ा ऐसे पाया जाता है, 90% ऑफ वाटर कंटेन करता है। ये प्लांट की बात हो गई, लेकिन जस्ट इसका आधा यानी कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्लांट, ये आप कह सकते हैं 50% ऑफ वाटर लाइक, क्योंकि बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं इट इज लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ वाटर, ठीक। तो ये हो गया एनिमल के केस में और ये हो गया प्लांट के केस में। तो प्लांट सेल में वैक्यूल सबसे ज्यादा बड़ा, लगभग बहुत बड़ा, और इसका सीधा आधा एनिमल सेल। क्यों भाई? क्योंकि प्लांट को अपना भोजन खुद बनाने के लिए ऑटोट्रोफिक नेचर से वाटर की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए उनको वैक्यूल में वाटर फुलफिल्ड होता है। एनिमल सेल में जरूरत तो होती है बट उतनी नहीं जितनी प्लांट की। ठीक इसी तरीके से लाइसोसोम एक पिगमेंट जो कि सुसाइडल बैग वाली बात होती है, ये लाइसोसोम भी प्लांट में बेहतर अमाउंट में होता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल्स होती है, जो वेस्टेज होती है, वो होती है उनके हिसाब से, जिसको वो अपना रिमूव करते हैं, और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के दूसरे ऑर्गेन्स भी एक्टिव होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही लाइसोसोम एनिमल सेल में भी होता है, ठीक। लेकिन इस लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन है वो एनिमल सेल में ज्यादा भारी पड़ता है, बिकॉज प्लांट के इंटायर बॉडी में
सेलुलर स्ट्रक्चर में वेस्टेज जो होती हैं, इंटरनल सेलुलर वेस्ट, उनको निगोशिएट करने के, उनको फिनिश करने के उनका बहुत सारा लोड लाइसोसोम पे नहीं होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल जाता है। लेकिन एनिमल सेल में लाइसोसोम भी ग्रेटर रोल प्ले करता है सेलुलर वेस्ट को रिमूव करने में, बट ये खाली रह जाता है। इसके जो भी एसिड्स होते हैं इंटरनल, वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाते। इसीलिए इन केस ऑफ एनिमल सेल ये लाइसोसोम कहा जाता है सुसाइडल बैग, क्योंकि हो सकता है कभी किसी टाइम पे ये सुसाइडल बैग फटेगा और एनिमल सेल भ्रष्ट हो जाएगा, हम सभी मारे जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये प्लांट के केस में नहीं है, बट प्लांट के मरने या प्लांट के जीने से क्या फर्क पड़ता है इंसानों को। बट क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज तो इंसान की है ना, तो अपने हिसाब से सुसाइडल बैग लाइसोसोम, ऐसा नहीं कि ये प्लांट के लिए नहीं है सुसाइडल बैग, उसके लिए भी है, उसमें भी हो सकता है, बट मेनली फॉर एनिमल सेल। ओके, तो ये आपके 9 और ये 2 11 टोटल 11 सेलुलर ऑर्गेनेल्स जिसकी चर्चा हमने अभी की। एक और होता है सेंट्रियोल्स, जो कि सेंट्रोसोम वगैरह से रिलेटेड है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर की कहानी है, उस पर उतना नहीं जाना है। जब हम पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर तो उस हिसाब से पढ़ेंगे, और वो दोनों में लगभग बराबर ही होता है, अपना काम सही करता है। तो इस तरीके से अभी हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ सेल्स आइदर इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल देखा। ठीक, अच्छे तरीके से उसकी फिगर बनाई, उसके फोटो बनाए, डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में जाना कि किसके क्या फंक्शन है, किसके क्या कार्य हैं, किसके क्या स्ट्रक्चर है, कौन कहाँ प्लांट में है, कौन कहाँ एनिमल में। अब इनकी कंप्लीट समरी मैं आपको एक बार बता देता हूं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सभी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनेल्स की एक एक करके इनके फंक्शंस की विधिवत चर्चा करें। तो अब यहां पे वही चीज हम लिख देते हैं, ए नंबर सिमिलर ऑर्गेनेल्स, ताकि आपको भी परेशानी ना हो। बी नंबर डिसिमिलर ऑर्गेनेल्स। ओके, और तो इसी में नंबर 1 आएगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियस, नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 5 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 6 गोल्गी या गोल्गी बॉडीज, नंबर 7 गोल्गी बॉडीज के बाद आपका कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम, राइबोसोम्स। ये 7 हो गए। इन 7 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपके ये 3 मोस्ट इसेंशियल, ये 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और बाकी के भी ये 4 हो गए। ये 4 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ये 4 हो गए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ये जो 4 है साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में मोस्ट एसेंशियल है, आप कह सकते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। आप इसको आप कह सकते हैं मेन
सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेल के मेन कंपोनेंट्स यही हैं 3, और इन सातों के अलावे यहां पे नोट में आप दे सकते हैं कंपैरेटिवली लेस और मोर फंक्शनिंग ऑर्गेनेल्स। वो ऑर्गेनेल्स जो कम या अधिक फंक्शन देते हैं, उनमें आप यहां पे उन दोनों का नाम डाल सकते हैं, लाइक लाइसोसोम और वैक्यूम तो है ही। ठीक, तो ये 7, ये टोटल 7, ये टोटल 2, 9। एक ही चीज इसमें और डाल दें आप, सेंट्रियोल्स भी, टोटल 3, 7 3 10। और डिसिमिलर ऑर्गेन में आता है, ऑर्गेनेल में सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स कंपोज करता है क्लोरो प्लास्ट, क्रोमो प्लास्ट एंड ल्यूको प्लास्ट। ठीक है, तो ये फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, दैट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो इस तरीके से ये 2 हो गए। तो इस तरीके से 7, 2 9 और 3 12, टोटल यहां पे नोट लिख दें, 12 सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, इसमें से all 12 found in plants. All 12 found in plants, but only 10 found in animal cells. So by this we are going to finish our today's lecture, today's class. तो आज हमने अपनी आज के क्लास में क्या सीखा, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो आज हमने आज की क्लास में प्लांट सेल और एनिमल सेल के पिक्चर ड्रॉ किए, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी किया, किसमें कौन सेल पाया जाता है, कौन सेल नहीं पाया जाता है, उसकी चर्चा की, और किसका कितना क्या इंपॉर्टेंस है उसकी चर्चा की। इन अपकमिंग क्लास हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ईच एंड एवरी पार्ट, और यू कैन से component of, or you can say the organelles which are found in plant cells as well as in animal cells. Okay, so today's class is over. Thank you.